कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा और बीता। अब चंदा ने किचन में आकर थाल सजाई और उसे लेकर राजवेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो ऐसे कैसे राजवेंद्र को भूखे रहने दे सकती थी, लेकिन जैसे ही वो खाने से भरी हुई थाल लेकर कमरे के अंदर आई, उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे राजवेंद्र पर गई। राजवेंद्र के साथ ही निकुंज बैठा था और वे दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। राजवेंद्र तो कब से निकुंज को वहां से भेजना चाहता था, लेकिन वो बेशर्मों की तरह वहां से जा ही नहीं रहा था। अब चंदा को देखकर उसे निकुंज से और ज़्यादा इरिटेशन होने लगी। वहीं चंदा ने थाल टेबल पर रखी और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप खाना खा लीजिए राजा साहब। ये बोलते हुए वो कुछ चीज़ें थाल से बाहर निकालकर टेबल पर रख रही थी। झुके होने की वजह से सीना भी नीचे की तरफ झुका हुआ था। बेशक से चंदा ने कपड़े ठीक पहने हुए थे, लेकिन फिर भी निकुंज बेशर्मी से उसकी तरफ देख रहा था और उसकी नज़रें चंदा पर देखकर राजवेंद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वो ऊंची आवाज़ में बोला, चंदा जाओ यहाँ से। उसका वो तेज बोलना सुनकर ही चंदा एकदम से कांप उठी थी। राजवेंद्र ने कभी इस तरह से उसका नाम भी नहीं लिया था और उस पर कभी चिल्लाया भी नहीं था। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वही राजवेंद्र एक बार फिर से बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे क्या कहा, जाओ यहाँ से। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। निकुंज राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? एक दासी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? वो खाना ही तो परोस रही थी। खैर, अब तुम अपना डिनर खत्म करो और मैं चलता हूँ। तुमसे बात करके अच्छा लगा। आई होप बस अब शादी में कोई प्रॉब्लम ना आए और ये शादी अच्छे से हो जाए। उसके बाद तो हम दोनों के बीच पक्की रिश्तेदारी हो जाएगी। फिर बैठकर महफिल लगाएंगे। ये बोलकर वो मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से उठकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी राजवेंद्र गुस्से से कांप रहा था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। उसने अपने सामने रखे हुए खाने की तरफ देखा, जिसे खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने उसे साइड किया और तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ आया। वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहा था। सामने ही उसे राजबीर और नरेंद्र खड़े नजर आए, जो चंदा के कमरे से कुछ दूरी पर खड़े थे। अगर राजवेंद्र इस तरह से वहां पर जाता तो उन दोनों की नज़र राजवेंद्र पर पक्का जाती। इसलिए राजवेंद्र वापस अपने कमरे में आया और उन दोनों की साइड हटने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ चंदा अपने कमरे में आई। उसका दिल पहले ही मायूस था। राजवेंद्र की शादी की खबर सुनकर ही उसे कुछ कुछ हो रहा था। वो जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी और ऊपर से अब राजवेंद्र का गुस्से से उस पर चिल्लाना उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो आकर बेड पर लेटी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाह कर भी वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वहीं तकरीबन आधे घंटे बाद राजवेंद्र एक बार फिर से अपने कमरे से बाहर निकला और सामने की तरफ देखने लगा, जहां पर पहले राजबीर और नरेंद्र खड़े थे, लेकिन अब वो दोनों वहां पर नहीं थे। राजवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहां से चंदा के कमरे की तरफ आ गया। वहीं उसे चंदा के कमरे में जाते देख राजबीर और नरेंद्र दोनों के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो दोनों वहीं दीवार के पीछे छिपे हुए थे और जैसे ही राजवेंद्र अपने कमरे से बाहर निकला, उन्होंने तुरंत अपना कैमरा ऑन कर लिया और जिस तरह से चोरी चोरी नजरें इधर उधर घुमाते हुए राजवेंद्र चंदा के कमरे में गया, वो वीडियो अब उन दोनों के फ़ोन पर चल रही थी। राजवेंद्र का वो एक बार फिर से चोरी चोरी इधर उधर देखते हुए दरवाज़ा बंद करना तो उन दोनों को हंसने पर मजबूर कर रहा था। नरेंद्र अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, यार मानना पड़ेगा, तेरा भाई इस चंदा नाम की दासी से प्यार तो बहुत करता है। साला जब देखो तब इसके साथ ही चिपका रहता है। राजबीर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, दासी नहीं रखैल कहो, दासियों को कभी भी प्यार नहीं किया जा सकता, उनसे बस अपनी लस्ट मिटाई जा सकती है और मेरा बड़ा भाई एग्जैक्टली वही कर रहा है।
उसकी शादी तो तन्वी से होने वाली है, लेकिन उसके तन मन की जो आग है वो चंदा ठंडा करती है। उस आग को अगर मैंने उसकी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया तो मैं भी राजवीर सिसोदिया नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो दोनों अब तुरंत वहाँ से जा चुके थे। वहीं राजविंद्र चंदा के कमरे में आया और आते ही उसकी नज़रें पलंग पर सो रही चंदा पर गई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। राजविंद्र का मन तो कर रहा था उसे उठाने का, लेकिन वो जानता था कि चंदा रोते हुए ही सोई है और उसकी और तन्वी की शादी के खबर से उसका दिल वैसे भी बेचैन होगा। अगर उसने उसे नींद से उठा दिया तो पता नहीं पूरी रात बेचैनी की वजह से उसे नींद आएगी भी या नहीं। इसलिए उसने बस प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और नीचे झुककर उसके माथे को बड़ी ही आत्मीयता से चूम लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा और क्या नहीं चंदा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाह कर भी मैं किसी और का नहीं हो सकता। मजबूर हूँ कुछ बातों से, लेकिन तुम्हारे बिना एक पल रहना भी मेरे बस की बात नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी। वो तुरंत पीछे हटा और फिर सीधा अपने रूम में आ गया। खाना खाने का भी उसका बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो बस चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेटा और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन पूरी रात उसकी करवटों में बीती और सुबह होने तक वो यूं ही करवटें लेता रहा। सुबह का वक्त तकरीबन 6 बजे वो अपने बिस्तर से उठा और वॉशरूम जाकर फ्रेश हुआ। अब वो अपने रूम से बाहर निकलकर वापस चंदा के रूम की तरफ आया तो देखा चंदा किचन की तरफ जा रही थी। उसे चंदा के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना था, लेकिन एक बार फिर से वही सब शुरू हो गया था जो कल हुआ। चंदा के साथ किचन में और भी बहुत लोग होंगे, ये सोचकर राजविंद्र वापस अपने रूम में आया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कल उसे सीईओ की पोस्ट पर बैठना था और आज उसे ऑफिस का बहुत सारा काम कंप्लीट करना था। कुछ चीज़ भी थी जो उसे आज ही ख़त्म करनी थी, इसलिए तैयार होने के बाद वो तुरंत बाहर की तरफ आया और फिर एक बार मनोहर जी से मिलकर महल से निकल गया। वहीं चंदा जो इस बात से अनजान थी, वो किचन में राजविंद्र के लिए खाना बना रही थी। जैसे ही पूरा नाश्ता तैयार हुआ उसने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर परोसना शुरू किया और फिर एक दासी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम तब तक बाकी सब चीज़ करो, मैं जाकर राजा साहब को बुला लाती हूँ। ये बोलकर वो अभी वहाँ से जा ही रही थी कि तन्वी उसे देखते हुए बोली, लेकिन राज तो कब का महल से जा चुका है। उसे इम्पोर्टेंट काम था कुछ, तो वो उन्हें ख़त्म करने के लिए महल से बाहर गया है। तुम्हें नहीं पता क्या? ये बोलते हुए वो व्यंग भरी नज़रों से चंदा को देख रही थी और उसकी बातें सुनकर चंदा खुद हैरान थी। वो झट से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, राजा साहब बिना नाश्ता किए बाहर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तन्वी बोली, अब ये तुम्हें पता होगा क्या कि राज किस वक्त महल के अंदर आएगा और किस वक्त महल के बाहर जाएगा? खाना खाकर जाएगा या बिना खाना खाए जाएगा? दासी हो तुम चंदा, अपनी औकात में रहा करो। उसकी बात सुनते हुए चंदा को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि तन्वी तो कुछ भी बोलती है, लेकिन बुरा उसे इस बात का लग रहा था कि सच में उसके राजा साहब बिना उसे बताए, बिना उससे मिले, बिना उसके हाथों का बना नाश्ता खाए ही महल से चले गए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे, लेकिन चंदा को अभी भी राजविंद्र का इंतजार था। तभी मनोहर जी चंदा की तरफ देखते हुए बोले, अभी कुछ ही घंटों में राजविंद्र वापस आ जाएगा, तुम उसके लिए अलग से खाना बना देना। उसकी बात सुनकर अब चंदा के दिल में जो उम्मीद थी वो भी टूट गई और उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और किचन के अंदर चली गई। उसे यूं किचन के अंदर जाते हुए देख तन्वी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। निकुंज और हरिओम जी भी वहाँ पर मौजूद थे। नाश्ते के बाद वो मनोहर जी के साथ शादी को लेकर कुछ डिस्कशन करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ राजविंद्र सिसोदिया इंडस्ट्रीज आया था और अपने केबिन में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे हिचकी आने लगी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, जानता हूँ मैं चंदा, ये तुम ही हो जो मुझे शिद्दत से याद कर रही हो। बस कुछ ही वक्त और उसके बाद आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। ये बोलते हुए उसने जल्दी से अपना काम ख़त्म करना शुरू किया, लेकिन उसका काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
कब शाम के 5 बज गए उसे पता ही नहीं चला। और अब शाम के तकरीबन 6 बजे वो ऑफिस से बाहर निकला और उसकी गाड़ी सीधा सिसोदिया महल के बाहर रुकी। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकला और अंदर आते ही उसकी नज़रें एक बार फिर से अब चंदा को ढूंढने लगी थी। वहीं चंदा ऊपर टेरिस पर बैठी थी। राजवेंद्र घर पर नहीं था तो उसका भी नीचे मन नहीं लग रहा था। राजवेंद्र जहाँ सुबह से बिना कुछ खाए पिए काम में लगा हुआ था, उसने भी पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था और अब उसे कुछ कुछ होने लगा था। वहीं राजवेंद्र की नज़रें धानी पर गई जो वहाँ से गुजर रही थी। वो उसे देखते हुए बोला, चंदा कहाँ है? ये बोलते हुए उसकी बेताबी उसकी आवाज़ में साफ झलक रही थी। धानी झट से बोली, चंदा दीदी ऊपर छत पर हैं, दोपहर से ही वो छत पर बैठी हैं। उसकी बात सुनते ही राजवेंद्र ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल धानी को दिया और बोला, जाओ इसे ले जाकर अंदर मेरे कमरे में रख दो आराम से, ये फाइल बहुत ज़रूरी है, मैं चंदा के पास जा रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत टेरिस की तरफ बढ़ गया और धानी अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल की तरफ देखने लगे। राजवेंद्र सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर टेरिस पर आया जहाँ सामने ही झूले पर चंदा बैठी थी। उसने अपने पैरों को झूले पर रखा हुआ था और झूले के एक किनारे अपनी पीठ टिकाकर बैठी थी। उसकी नज़रें सामने आसमान पर थी जहाँ पर कुछ कुछ तारे नज़र आ रहे थे। चंदा अभी तक अपने असली रूप में नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी तो चाँद की रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। राजवेंद्र उसके करीब आया और बोला, यहाँ क्या कर रही हो चंदा? उसकी आवाज़ सुनकर चंदा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और तुरंत झूले से उठकर बोली, आप यहाँ पर क्यों आए राजा साहब, और आप महल में वापस कब लौटे? राजवेंद्र अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैं तो कुछ वक्त पहले ही महल में आया हूँ, लेकिन तुम कहाँ खोई हुई हो चंदा? आसमान में क्या देख रही थी? चंदा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, चाँद की रोशनी को देख रही थी राजा साहब। चांदनी के बिना चाँद कितना अधूरा लगता है ना, और चांदनी का भी चाँद के बिना कोई वजूद नहीं। अगर कोई चाँद से उसकी चांदनी छीन ले तो लोग उसे खूबसूरत कैसे कहेंगे, और अगर चांदनी के पास उसका चाँद ही नहीं हो तो वो किस पर गुमान करेगी और ख़ुद को किस पर लुटाएगी? उसकी बात सुनते हुए राजवेंद्र मुस्कुराया और जाकर झूले पर बैठ गया। उसने अपना एक पैर ऊपर की तरफ रखा और दूसरा पैर नीचे ही लटकाए रखा। फिर उसने चंदा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। चंदा झट से आकर उसकी गोद में बैठ गई। उसकी पीठ राजवेंद्र के सीने से लगी हुई थी। उसका एक हाथ राजवेंद्र के घुटने पर था और दूसरा हाथ राजवेंद्र ने अपने हाथ में जकड़ते हुए उसके ही पेट से लगा दिया। चंदा का दिल जोरों से धड़क उठा। राजवेंद्र उसके कंधे पर अपना चेहरा रख कर अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, क्यों इतनी बेचैन हो रही हो चंदा? चंदा झट से बोली, बेचैनियों की ही तो बात है ना राजा साहब, आप मेरे थे, अब तक सिर्फ मेरे थे, लेकिन अब आपकी शादी होने वाली है। मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आप चाहते क्या हैं और आप करेंगे क्या, लेकिन आज तक ऐसा लगता था जैसे आप सिर्फ मेरे हैं, आप पर सिर्फ मेरा हक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये हक छूटने वाला है। जैसे चांदनी कभी चाँद से अलग नहीं होना चाहती, वैसे ही ये चंदा अपने राजा साहब से अलग नहीं होना चाहती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे दूर हो जाऊंगी, आप किसी और के हो जाएंगे। ये चंदा फिर अपना प्यार किस पर लुटाएगी? ये चंदा किसकी बाहों में समाएगी? इस चंदा को तो अपने राजा साहब के बिना सांस भी नहीं लेनी आती। ये चंदा कैसे जिएगी राजा साहब, कैसे जिएगी? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजवेंद्र ने उसे और भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में समेट लिया और बोला, क्यों बेचैन हो रही हो चंदा? मैं हूँ ना, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? चंदा अब उसकी तरफ घूम गई और बोली, ठीक है, मैं नहीं लूँगी टेंशन। आप एक बार कह दीजिए कि आप तन्वी से शादी नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन आप तन्वी से शादी नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र कुछ बोलने को हुआ, लेकिन अचानक ही वो चुप हो गया। चंदा, जिसकी आंखों में आंसू एकदम से थम गए थे, उसे चुप देखकर दोबारा रोने लगी। वो उसे देखते हुए बोली, कहिए ना राजा साहब, एक बार कह दीजिए कि आप मेरे बिना खुद पर किसी और को हक नहीं देंगे।
आप हमेशा मेरे थे और मेरे ही रहेंगे। बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन मंडप में किसी और के साथ फेरे नहीं लेंगे आप। मेरी कसम खाकर कहिए ना राजा साहब। ये बोलकर उसने राजवेंद्र का हाथ अपने सिर पर रख दिया। राजवेंद्र चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन उसने चंदा की कसम नहीं ली। चंदा का हाथ राजवेंद्र के हाथ पर से ढीला हो गया। उसकी तरफ देखते हुए चंदा बोली, इतना बड़ा छल राजा साहब, क्यों? क्या बिगाड़ा था इस चंदा ने आपका? मैंने तो सिर्फ प्यार किया था आपसे, तो आप मेरे साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? कभी मेरे करीब आते हैं तो कभी किसी और के साथ आपकी शादी की तारीखें निकल रही है। बस इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है, मैं क्यों ठगी जा रही हूँ? राजवेंद्र अचानक ही अपनी जगह से उठा। उसके अचानक उठने से चंदा लड़खड़ा गई और झूले पर जोरों से गिरी, लेकिन राजवेंद्र ने उसे नहीं संभाला। लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। चंदा ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। राजवेंद्र एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, रात के खाने का वक्त हो गया है। उम्मीद है कि तुमने सबके लिए खाना बना दिया होगा। खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा ली होगी। ये बोलकर राजवेंद्र वहाँ से जाने लगा। चंदा झट से बोली, मैंने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा ली होंगी राजा साहब, लेकिन आप अपना वादा क्यों नहीं निभा रहे? वादा किया था आपने इस चंदा से कि तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। एक वक्त पर अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम औरत होने का दर्जा दिया था आपने मुझे। तो अब ये राजा साहब अपने वादे से क्यों मुकर रहे हैं? आपको एक माँ की ज़रूरत थी, लेकिन बड़े हुक्म ने आपके सामने मुझे खड़ा कर दिया, तो मैंने आपकी हर वो ज़रूरत पूरी की जो आप मुझसे पूरी करवाना चाहते थे। तो अब आप मेरे प्यार की ज़रूरत को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर राजवेंद्र ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है तुम्हें अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू करना चाहिए चंदा। इस वक्त तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी जुबान दोनों ही बेकाबू हो रही हैं। अच्छा होगा अगर इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। मैं नीचे जा रहा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, और अब मुझे बेहद भूख लगी है। अगर तुम खाना बनाओगी या तुमने बना रखा होगा तो ठीक, वरना महल में दासियाँ और भी बहुत है। ये बोलकर राजवेंद्र तुरंत वहाँ से चला गया और चंदा का दिल धक सा रह गया। आज तक उसके राजा साहब ने किसी और के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाया था, लेकिन आज वो किसी और के हाथों से बना हुआ खाना खाने को भी तैयार थे। उनके लिए तो महल में और भी बहुत सी दासियाँ थीं। वो व्यंग से मुस्कुराई और फिर अचानक ही उसका रोना छूट गया। घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर गिरकर वो बिखर गई। रोते हुए वो एक बार फिर से उसकी नज़र सामने चाँद पर गई। वो चाँद जो अभी भी अधूरा था, बिल्कुल अधूरा चंदा की तरह। उसे देखते हुए चंदा ना जाने कितना ही वक्त रोती रही। अब तो उसे ये टेंशन भी नहीं थी कि अगर उसने खाना नहीं खिलाया तो उसके राजा साहब भूखे रह जाएंगे। अब तो उनके पास और भी बहुत सारी दासियां थी, तो वो आराम से रो सकती थी। रात के तकरीबन 9:30 बजे चंदा ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ किया और फिर टेरिस से नीचे जाने के लिए अपनी जगह से उठी। लेकिन अभी वो सीढ़ियों के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई ही थी कि अचानक ही एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चंदा ने हैरानी से उस शख्स की तरफ देखा। वो शख्स चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट लिए बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मुझे तो लगा आज की पूरी रात तुम रोने धोने में टेरिस पर ही बिता दोगी, लेकिन तुम तो नीचे जा रही हो। क्या बात है? आंखों के अंदर लगी टंकी में पानी खत्म हो गया, या फिर अब एक बार फिर से अपने राजा साहब के पास जा रही हो उनसे जलील होने के लिए? ये बोलते हुए वो शख्स, जो कोई और नहीं राजवीर था, चंदा के और भी ज़्यादा करीब हो गया। चंदा गुस्से से बोली, खबरदार, अगर ऐसी वैसी कोई बात कही तो मैं अपने राजा साहब के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। राजवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला, एक तुम हो जो अपने राजा साहब के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती, और एक तुम्हारे राजा साहब हैं जिन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। जवानी में कुछ वक्त पहले कदम रखा है तुमने, उन्हें समझना चाहिए कि आखिर तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, लेकिन वो तुम्हारे करीब आते हैं, चिंगारी लगाते हैं और फिर बिना आग ठंडी किए ही पीछे हट जाते हैं। उफ, तुम्हारे बेरहम राजा साहब सच में बड़ा जुल्म करते हैं तुम पर। चंदा गुस्से से बोली, मेरे राजा साहब जो भी करते हैं मेरे साथ करते हैं, ना कि तुम्हारे साथ। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या चिंता हो रही है मेरी?
मेरे रास्ते से हटो और मुझे यहाँ से जाने दो। ये बोलते हुए चंदा वहाँ से जाने लगी। राजवीर ने अचानक ही उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं होने वाला राजा साहब हूँ और तुम मुझे तुम कहकर बुला रही हो, ये तो गलत बात है न चंदा। राजवेंद्र को तो तुम बचपन से ही राजा साहब कहकर बुलाती हो और मेरी कोई इज्जत नहीं। ये भी कोई बात हुई भला? एक तरफ वो राजवेंद्र है जो तुम्हें अपनी रखैल बनाकर रखना चाहता है और एक तरफ मैं हूँ जो तुम्हें सच में प्यार करना चाहता है। जैसे ही उसने कहा, चंदा ने तुरंत उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और उसे जोर से धक्का देते हुए बोली, अपनी जुबान को लगाम दो राजवीर, वरना अभी इसी वक्त मैं बड़े हुक्म के पास जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम मेरे साथ किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ इस तरह की बातें करते हुए? तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तुम अपने आप को होने वाला राजा साहब कह रहे हो, जबकि ऐसी सोच के इंसान को तो महल में जगह भी नहीं मिलनी चाहिए। ये बोलते हुए उसका गुस्सा उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था। राजवीर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मेरी शिकायत बाबा से करोगी सच में? और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा ये जानती हो क्या? नहीं, तुम शायद नहीं जानती, लेकिन बहुत जल्दी जान जाओगी। एक बार जाकर बाबा से मेरी शिकायत तो करो, उसके बाद तुम्हारे और उस राजवेंद्र के जितने भी प्रेम प्रसंग इस महल में चल रहे हैं ना, वो सब मैं सबके सामने रख दूंगा। और तुम्हें पता है, बेशक अब तुम्हारे और तुम्हारे राजा साहब के बीच कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अब तो उनकी शादी होने वाली है, तो तुम्हें एक रखैल से बढ़कर दर्जा तो इस महल में बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसलिए बेहतर होगा अपनी जुबान बंद रखो। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ को चंदा के चेहरे पर नीचे की तरफ रखा और उसके गालों को कस कर अपनी उंगलियों में दबा लिया। चंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजवीर ने उसे अपने करीब खींचकर बोला, आज रात मेरे कमरे में आ जाना। पूरी रात इतना प्यार करूंगा कि सुबह होते होते अपने राजा साहब को भूल जाओगे। याद रहूंगा तो सिर्फ मैं। ये बोलकर वो बेशर्मी से मुस्कुराया और फिर वहाँ से चला गया। चंदा अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि राजवीर इतना घटिया निकलेगा। वो खुद से बोली, मुझे राजा साहब को बताना होगा। राजवीर मुझसे इस तरह की घटिया बातें नहीं कर सकता। मुझे उसके बारे में राजा साहब को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुक गई। राजवेंद्र ने अभी कुछ वक्त पहले जिस तरह से उसके साथ बर्ताव किया था, वो सब याद करते हुए उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। चंदा के आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर एक गहरी सांस लेकर नीचे की तरफ आई। नीचे आकर वो सीधा किचन एरिया की तरफ गई, जहाँ बाहर की तरफ ही डाइनिंग टेबल लगा हुआ था और वहाँ पर सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मनोहर जी ने उसे देखा तो बोले, कहाँ थी तुम चंदा? सब लोग कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। जब तुम्हें पता है कि सबको खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है, तुम ही सबको खाना सर्व करती हो, तो तुम्हें वक्त पर यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। चंदा ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था, लेकिन अब उसने अपनी नज़रें मनोहर जी की तरफ उठाई और फिर उसे सामने ही राजवेंद्र बैठा हुआ दिखाई दिया, जो आराम से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर चंदा का दिल एक बार फिर से टूट गया। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माफ़ कर दीजिए बड़े हुकुम, मुझसे गलती हो गई। मैं ज़रा सा काम में थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त हो गई और मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन आइंदा मेरी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मनोहर जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोले, ठीक है। ये बोलकर वो भी अपना खाना खाने लगे। वहीं ममता जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोली, आप भी ना कमाल करते हैं हुकुम, इतनी छोटी सी बात पर चंदा को डांट रहे हैं। कभी कभी इंसान का मूड ठीक नहीं होता और कभी कभी इंसान तकलीफ में होता है, तो वो कहाँ काम खास पर ध्यान दे पाता है। चंदा भी अब हमारी बड़ी हो गई है। मुझे तो लगता है आपको राजवेंद्र के साथ साथ चंदा की शादी की बात भी कहीं चलानी चाहिए। देखिए, अगर महल में ही उसके लायक कोई दास हो तो बेचारी का घर बस जाएगा। माँ तो अब उसके सिर पर रही नहीं, कम से कम उसे पति का सुख तो मिलेगा। उसकी बात सुनकर मनोहर जी अब सोच में पड़ गए थे। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो ममता, तुमने सही चीज़ पर गौर किया। हम देखते हैं
अगर चंदा के लिए हमें कोई योग्य वर मिलता है तो। ये बोलते हुए उन्होंने चंदा की तरफ देखा, जबकि उन दोनों की बातें सुनकर राजवेंद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत बदल गए थे। मनोहर जी अब एक बार फिर से चंदा की तरफ देखते हुए बोले, तुम बताओ चंदा, तुम्हें अपनी शादी से ऐतराज तो नहीं है ना? तुम शादी करना चाहती हो ना? चंदा ने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, जैसा आपको ठीक लगे बड़े हुकुम। मेरी ज़िंदगी का हर फैसला आपने ही लिया है और अब ये फैसला भी मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप जो करेंगे मेरे लिए सही ही करेंगे। ये बोलते हुए अभी भी उसका चेहरा झुका हुआ था और मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम भी अपना खाना खा लो, क्योंकि यहाँ तो सबका खाना हो गया। ये बोलकर वो अपने हाथ साफ करते हुए अपनी जगह से उठे। चंदा भी तुरंत अंदर की तरफ चली गई, लेकिन अब उसके गले से निवाला कहाँ ही उतरने वाला था। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे और वो किचन में आकर एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। तभी मीना वहाँ पर आई और बोली, क्या बात है? तुम्हारी तो शादी की बात चल रही है और तुम दुखी हो रही हो। शादी करना नहीं चाहती क्या तुम, या फिर दिल में कोई और है? पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जो तुम्हारे दिल में है उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। कहीं जिससे तुम प्रेम करती हो उसकी शादी कहीं और तो नहीं हो रही है ना? ये बोलकर मीना हंसने लगी। वो राजवेंद्र और चंदा के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन चंदा का मजाक उड़ाते हुए जैसे उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। और अभी अभी किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई तन्वी के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट थी। तन्वी महल के किचन में शायद ही कभी आती थी, लेकिन आज वहां आना उसे खास अच्छा लग रहा था। वो आकर चंदा के सामने खड़ी हुई और मीना की तरफ देखते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक दासी होकर दूसरी दासी का मजाक उड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आ रही क्या? ये बोलकर वो भी व्यंग से हंसने लगी। मीना ने भी तुरंत अपने हाथों को जोड़ा और बोली, आप भी ना होने वाली रानी सा कमाल करती हैं। पहले जख्म देती हैं और फिर मरहम भी लगाती हैं, और वो भी नमक से भरा हुआ। यह कहते हुए मीना जोर से हंसने लगी और उसके साथ तन्वी भी। उनकी हंसी देखकर चंदा की आंखों से आंसू और ज़्यादा बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप लोगों को पता है प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल। और अगर आपकी किस्मत में आपका प्रेम है ना, तो उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका खुद का प्रेमी भी नहीं। किस्मत में अगर प्रेम लिखा है तो वो आपको मिल ही जाएगा, फिर चाहे कैसे भी क्यों ना हो। और मुझे मेरी किस्मत पर यकीन है, अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना। यह कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और सीधा अपने कमरे में गई। उसने जोर से किवाड़ बंद किया और अगले ही पल बिस्तर पर औंधे लेटकर जोर जोर से रोने लगी। मीना और तन्वी के सामने उसने खुद को संभाल लिया था और राजेंद्र का नाम भी खराब नहीं होने दिया। लेकिन इस वक्त वो खुद जानती थी कि राजवेंद्र की बेरुखी उसे कितनी चोट पहुंचा रही थी। वो अपनी किस्मत पर गुमान करके आई थी, लेकिन अब उसी किस्मत पर उसे रोना आ रहा था। उधर खाना खत्म करने के बाद राजवीर और उसके दोस्त राजवीर के कमरे में थे और चंदा का इंतजार कर रहे थे। नरेंद्र ने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, यार अब तक तो तेरी वो चंदा आई नहीं, और कितना वक्त लगेगा उसे? साला उसका इंतज़ार करते करते मैंने 5 सिगरेट पी ली। राजवीर गुस्से से बोला, तो छठी भी पी ले। जब एक बार कह दिया ना वो चंदा आएगी मतलब ज़रूर आएगी, उसे आना ही होगा। उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर वो आज यहाँ पर नहीं आई तो पूरे महल के सामने उसकी वो इज्जत उतारूंगा कि वो मेरी ज़िंदगी भर याद रखेगी। और वैसे भी अब तो वो राजवेंद्र भी उसके पक्ष में नहीं है। साला कुछ बोल नहीं पाएगा सिवाय फड़फड़ाने के। मुझे तो लगता है उसका प्यार भी बस दिखाने का था। साले ने चंदा से खूब नज़ारे लूटे होंगे और अब तन्वी को देखकर उसका मन डोल गया। मुझे नहीं लगता कि वो मजबूरी में शादी कर रहा है। ज़रूर सच में उसका दिल बदल गया होगा। तभी करण ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कितनी खूबसूरत है चंदा, उसे देखकर तो किसी और लड़की को देखने का मन ही ना करे। मैं तो जब से महल में आया हूँ उसे देखकर बड़ी आहें भरी है मैंने। ये बोलते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली।
नरेन भी एक गहरी सांस लेकर बोला, साला उसका ही तो इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर उसने अपनी नजरें एक बार फिर दरवाजे पर टिका दी। लगातार आधा घंटा और इंतजार करने के बाद भी जब चंदा नहीं आई तो राजवीर अपनी जगह से उठा और बोला, लगता है इस लड़की ने मुझे हल्के में ले लिया। अब मुझे इसे दिखाना ही होगा कि आखिर राजवीर चीज़ क्या है। अगर ये मेरे कमरे में नहीं आएगी तो क्या मैं इसके कमरे में नहीं जा सकता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। राजवीर मुस्कुराया और बोला, अब कल ये खुद हमारे रूम में आएगी और मैं भी देखता हूँ कि कल ये मुझे नखरे कैसे दिखाती है। बहुत घमंड है इसमें ना, इसका घमंड तो मैं अच्छे से तोड़ूंगा। अब चलो वापस रूम में, वरना किसी ने हमें इस दासी के कमरे के बाहर देखा तो कहीं हम ही ना फंस जाएं। नरेंद्र और करण ने अपना चेहरा हिलाया और राजवीर के साथ वापस अपने कमरे में आ गए। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र अपने बिस्तर पर करवट ले रहा था और चंदा के बारे में सोच रहा था। उसका दिल इस वक्त हद से ज़्यादा बेचैन हो रहा था, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने पानी के कुछ घूंट पिए और फिर वापस बिस्तर पर लेट गया। अब उसे काफ़ी हद तक राहत मिल चुकी थी। चंदा, जो बिस्तर पर ना जाने कब तक रोती रही, वो भी देर रात गहरी नींद में जा चुकी थी। सुबह का वक्त तकरीबन 8 बजे सब लोग तैयार हो रहे थे। आज सिसोदिया महल में राजवेंद्र सीईओ की चेयर पर बैठने वाला था, जिसके लिए कंपनी में एक ग्रैंड पार्टी के साथ साथ पूजा भी रखवाई गई थी। राजवेंद्र अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ा था। वो तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे वहाँ पर चंदा के आने का इंतज़ार था, लेकिन तकरीबन 1 घंटा बीत गया और उसकी आंखें बस इंतज़ार करने में ही लगी रहीं। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और चंदा अंदर की तरफ आई। उसे देखते ही राजवेंद्र का दिल धक सा रह गया। चंदा का चेहरा एकदम सूना था। चंदा ने अपनी नज़रें झुका ली। वो राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके जूते निकाल दूँ राजा साहब। राजवेंद्र तुरंत उसकी तरफ घूम गया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। चंदा मुस्कुराई और बोली, ज़रूरत तो है राजा साहब, आपके जूते अभी तक किसी ने नहीं निकाले और आप भला अपने जूते क्यों निकालेंगे। आप तो राजा साहब हैं, इसलिए आपके जूते तो मुझे ही निकालने पड़ेंगे ना। मैं अभी निकाल देती हूँ। ये बोलकर वो सामने बने हुए कैबिनेट की तरफ गई, जहाँ पर राजवेंद्र के सारे जूते सजे हुए थे। उसने एक ब्लैक कलर के शूज़ निकाले और मुस्कुराते हुए बोली, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये बोलते हुए उसने उन जूतों को अच्छे दुपट्टे से साफ़ किया और फिर राजवेंद्र के सामने जाकर रख दिया। राजवेंद्र ने एक नज़र उन जूतों की तरफ देखा। वो आज वही जूते पहनने वाला था, लेकिन अब उसने उन जूतों को अपने पैर से साइड कर दिया और बोला, मैंने कहा ना, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। मैं खुद देख लूँगा कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। ये बोलकर वो खुद कैबिनेट की तरफ गया और अपनी मर्जी से जूते निकाल कर पहनने लगा। चंदा की आंखों में नमी तैर गई। वो राजवेंद्र के पास आई और बोली, बस एक यही चीज़ राजा साहब, जो बचपन से लेकर अब तक मैं आपके लिए करती आ रही थी और सोचा था कि तब तक करूँगी जब तक मेरे अंदर मेरी आखिरी सांसें हैं। लेकिन आपने तो मुझसे ये हक भी छीन लिया। कल किसी और के हाथों का बना हुआ खाना खा लिया और आज जूते खुद से पहन लिए। मतलब चंदा की तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। राजवेंद्र बिना किसी खास एक्सप्रेशन के बोला, बेहतर होगा चंदा अगर तुम अपने काम पर ध्यान दो। वो तुरंत राजवेंद्र के रूम से बाहर निकली और सीधे अपने रूम में आ गई। रात भर रो रो कर उसने अपनी आंखें गहरी लाल कर ली थी, जो सूज भी गई थी, और अब एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर, जो चंदा के पीछे पीछे अपने कमरे में आया था, जब उसने चंदा को रोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। अगले ही पल वो कमरे के अंदर आया और उसने चिटकिनी लगा दी। चंदा को लगा शायद राजवेंद्र आया है। वो बेड पर लेटे लेटे ही बोली, रहने दीजिए राजा साहब, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। सामने से राजवीर बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या। अगर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है तो फिर तो और भी अच्छा है ना तुम कुछ कहोगी ना मैं कुछ कहूँगा, दोनों सिर्फ प्यार करेंगे। ये बोलते हुए वो चंदा के करीब आ चुका था। चंदा हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगी। वो झट से अपनी जगह से उठी और बोली, तुम यहाँ। मैंने कहा था ना, मेरे साथ ये फालतू की हरकत मत करना, मेरे साथ ये घटिया बातें मत करना। लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की।
राजवीर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, इस महल की रानी नहीं हो तुम जो तुम्हारे कमरे में आने से पहले मुझे तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। दासी हो तुम, दासियों की तो कोई भी चीज़ लेने से पहले इजाज़त नहीं ली जाती। तुम कमरे में आने की बात करती हो, मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना तुम। ये बोलते हुए उसने चंदा के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे बहुत गंदे तरीके से सहलाया। चंदा का दिल धक सा रह गया। राजवीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर कोई दासी पसंद आ जाए तो बस उसे बिस्तर पर ले आया जाता है, उससे पूछा नहीं जाता कि वो राजा के बिस्तर पर आना पसंद करेगी या नहीं। तुम्हारे कमरे में आने से पहले मुझे इजाज़त नहीं बल्कि मूड की ज़रूरत है। अगर मूड है तो मैं तुम्हारे कमरे में भी आऊँगा और तुम्हारे साथ वो सब करूँगा जो एक राजा करता है अपनी पसंदीदा दासी के साथ। ये बोलते हुए उसने चंदा की ठोड़ी पर अपनी उंगली रखी और उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। चंदा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, बातें करते हो तुम। जैसे ही उसने ये कहा, राजवीर ने तुरंत उसे बिस्तर पर धक्का देकर शर्ट का ऊपरी बटन खोलते हुए बोला, सिर्फ बातें नहीं और भी बहुत कुछ करता हूँ मैं, और आज मैं तुम्हें वो सब करके भी दिखाऊंगा। ये बोल वो उसके ऊपर झुकने लगा। चंदा की आंखों में आंसू पहले ही थे और अब डर से उसकी हालत खराब होने लगी थी। अगर वो चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर सबको बुलाती भी तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। ममता जी तो पहले ही उसके खिलाफ थी और मनोहर जी भी आजकल बदलने लगे थे। राजवेंद्र तो रातों रात बदल गया था। ऐसे में चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं राजवीर ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और दोबारा उसकी गर्दन को अपने होठों से छूने लगा। इस बार भी वो कामयाब होता उससे पहले ही चंदा का दरवाज़ा जोरों से बजने लगा। दरवाज़ा बजते हुए देख राजवीर के होश उड़ गए। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसकी सांस थोड़ी गहरी हो गई थी और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वहीं चंदा मन ही मन बस दुआ कर रही थी कि दरवाजे पर जो भी हो वो उसे राजवीर से बचा ले। हालांकि चंदा कमज़ोर नहीं थी, लेकिन कल रात से उसके साथ जो कुछ हो रहा था उसके बाद वो टूट चुकी थी, इसलिए खुद को भी बचा नहीं पा रही थी। वहीं दरवाज़ा एक बार फिर से ज़ोरों से बजना शुरू हुआ और बाहर की तरफ से आवाज़ आई, चंदा दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ किसी और की नहीं, राजवेंद्र की थी। राजवीर हैरान हुआ क्योंकि राजवेंद्र को तो अब तक निकल जाना चाहिए था। वो तुरंत चंदा के ऊपर से उठा, लेकिन फिर अगले ही पल उसने चंदा की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर तुमने मेरे बारे में इस राजवेंद्र को बताया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारा तो हाल खराब करूँगा ही, बल्कि इस राजवेंद्र को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है कल इसने क्या बेवकूफ़ी की? अपनी एक इम्पॉर्टेंट फाइल इसने धानी को दे दी संभालने के लिए, और अब तुम्हें पता है वो फाइल किसके पास है? उसकी बात सुनकर चंदा दंग रह गई। राजवीर मुस्कुराया और बोला, और वो फाइल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो फाइल मैंने बर्बाद कर दी तो पूरा सिसोदिया अम्पायर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अपना मुंह जरा सोच समझ कर खोलना। ये बोलकर उसने एक झटके से चंदा का चेहरा छोड़ा तो चंदा की सिसकी निकल गई। राजवीर तुरंत पीछे की तरफ हटा और फिर खिड़की की तरफ गया। उसने खिड़की खोली और अगले ही पल वो उस कमरे से बाहर निकल चुका था। वहीं राजवेंद्र अभी भी दरवाज़ा जोरों से खटखटाए जा रहा था। अब वो गुस्से से बोला, तुम्हें सुनाई दे भी रहा है या नहीं चंदा? मैं तुमसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें दरवाज़ा खोलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? चंदा उसकी बातें सुनकर हड़बड़ा कर बिस्तर से उठी और फिर जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर उसने दरवाज़ा खोला। राजवेंद्र ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। बेशक से चंदा ने अपना हुलिया थोड़ा बहुत संभाल लिया था, लेकिन राजवेंद्र की गहरी नज़रें ना सिर्फ उसके तन को बल्कि उसके मन का भी मुआवना अच्छे से कर सकती थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? चंदा कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर अचानक ही चुप हो गई। राजवेंद्र की नजरें उस पर और भी ज़्यादा गहरी हो गईं। चंदा तुरंत पीछे की तरफ हटते हुए बोली, आप यहाँ पर आए राजा साहब, आपको कोई काम था क्या? राजवेंद्र अब उसके सवाल पर थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, वो मैं तुमसे पूछने आया था कि तुम मेरे रुमाल नहीं मिल रहे। मेरा मतलब है मेरी क्लोजेट तुम सेट करती हो, तो आज मुझे वहाँ पर मेरा कोई भी रुमाल नज़र नहीं आ रहा है। या तो आकर मुझे ढूंढ कर दे दो या फिर मुझे बता दो, मैं खुद ढूंढ लूँगा। चंदा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रूम से बाहर निकली और राजवेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ गई।
जबकि राजवेंद्र अभी भी चंदा के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और अंदर की तरफ देख रहा था। वो 2 कदम अंदर आया और उसकी नज़रें सामने पलंग पर गई, लेकिन उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया और तुरंत बाहर की तरफ चला गया। वहीं चंदा ने राजवेंद्र के कमरे में आकर राजवेंद्र के रुमाल वाले कैबिनेट को खोला और उसमें से एक रुमाल निकालकर राजवेंद्र की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये उसी जगह पर रखे थे जहाँ पर हमेशा रखे होते हैं। अब आपको क्यों नज़र नहीं आए ये मुझे नहीं पता राजा साहब। राजवेंद्र ने उसके हाथ से वो रुमाल लिया और चंदा की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चंदा मायूसी से बोली, मुझे नहीं लगता कि मेरी वहाँ पर कोई ज़रूरत है। महल में और भी बहुत सी दासियाँ हैं। ऐसे में अगर मेहमानों का ख्याल रखना हो या फिर तन्वी जी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो सब देख लेंगे। आप जाइए, मैं महल के काम निपटाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर जाने लगी। राजवेंद्र गुस्से से बोला, चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ। अगर मैंने एक बार कह दिया तुम सबके साथ चल रही हो मतलब सबके साथ चल रही हो। अब मुझे तुम्हारा कोई जवाब नहीं सुनना, इसलिए कुछ बोलने की कोशिश भी मत करना। उसका गुस्सा देखते हुए चंदा भी हैरान थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जी राजा साहब, आपने कह दिया तो मैं चुप। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चली आई। उसके होठों पर बेशक से मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में लबालब आंसू थे। वहीं राजवेंद्र ने भी एक गहरी सांस ली और अपने रूम से बाहर निकला। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने कमरे में था और बालकनी में खड़ा गुस्से से कांप रहा था। करण उसके पास आया और बोला, छोड़ना यार, वैसे भी ये मौका सही नहीं था। इस वक्त तो बाकी सब लोग महल में मौजूद हैं। या तो तू रात को उसके पास जाता या फिर जब उसके आसपास कोई नहीं होता वो महल में अकेली होती या फिर बाहर अकेली होती तो बात अलग थी। यहाँ पर तो रिस्क है और मुझे नहीं लगता तुझे रिस्क लेना चाहिए। राजवीर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वो लड़की मुझे रिस्क लेने पर मजबूर कर रही है। पता नहीं क्यों अब तो मैं उसे हासिल करने के लिए और भी ज़्यादा पागल हुए जा रहा हूँ। कुछ तो है उस लड़की में जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए और मैं और ज़्यादा देर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आज की रात वो खुद से मेरे पास नहीं आई तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। बेशक से फिर कोई भी देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। नरेंद्र उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, इस वक्त तुझे होश से काम लेना चाहिए राजवीर, क्योंकि वो राजवेंद्र आज सिसोदिया इंडस्ट्रीज़ का सीईओ बनने वाला है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से उस कुर्सी पर चिपक कर बैठ जाए तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो राजवेंद्र भी तेरे रास्ते से हट जाए और ये चंदा भी तुझे मिल जाए। उसके बाद बेशक से तू इसे अपनी रखैल बनाकर रखना। किसने मना किया है तुझे? ये बोलकर वो हंसने लगा और करण भी उसका साथ देने लगा। राजवीर इस वक्त अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर चंदा तुरंत राजवेंद्र के कमरे की तरफ भागी। उसने साइड टेबल की तरफ देखा जहाँ पर कोई फाइल नहीं रखी थी। अब उसने क्लोजेट खोली। उस क्लोजेट में भी बाकी सारी फाइलें थी, लेकिन लाल रंग की कोई फाइल नहीं थी जिस पर धागा बंधा हुआ हो। चंदा की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब उसे राजवेंद्र से उस फाइल के बारे में पूछना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवेंद्र से कैसे ही उस फाइल के बारे में सवाल करे, क्योंकि आज तक कभी चंदा ने उसके काम को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया था और ना ही कभी उससे इस तरह के कोई सवाल किए थे। तभी राजवेंद्र कमरे में आया। उसे याद आया कि उसने धानी से वो फाइल अपने रूम में रखने के लिए कहा था। उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। चंदा उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोली, क्या हुआ? राजवेंद्र परेशान होते हुए बोला, कुछ नहीं, वो एक फ़ाइल ढूंढ रहा हूँ। मैंने धानी को वो फाइल अपने कमरे में रखने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो वो फाइल नज़र ही नहीं आ रही। ज़रा धानी को बुलाओ तो, ताकि वो बताए कि उसने वो फाइल कहाँ रखी है। अभी वो बोल ही रहा था कि धानी वहाँ पर आई और राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, हुकुम, बाहर सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जाने का वक्त हो गया है। राजवेंद्र तुरंत बोला, पहले तुम मुझे वो फाइल दो जो मैंने तुम्हें कल दी थी। धानी साइड टेबल की तरफ देखते हुए बोली, मैंने वो फाइल वहाँ रखी थी हुकुम। ये बोलते हुए वो भी हैरान हुई, क्योंकि अब वो फाइल वहाँ पर नहीं थी। चंदा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजवेंद्र गुस्से से बोला, लेकिन मुझे वो फाइल कहीं नज़र नहीं आ रही। तुमने वो फाइल कहाँ रखी है धानी? मुझे जल्द से जल्द वो फाइल ढूंढ कर दो। मेरे लिए वो फाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका गुस्सा देखकर धानी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी थी।
वहीं चंदा राजविंद्र की तरफ देखते हुए बोली, आप बाहर चलिए, मैं वो फाइल लेकर आती हूँ। राजविंद्र ने अपना सर हाँ में हिलाया। जैसे ही वो बाहर की तरफ निकला, चंदा भी तुरंत रूम से बाहर आई और अगले ही पल राजवीर के रूम की तरफ बढ़ गई। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो राजवीर से वो फाइल लेने जा रही थी। वो इतना भी जानती थी कि राजवीर आसानी से उसे वो फाइल नहीं दे सकता है। वो बदले में उससे कुछ ऐसा मांगेगा जो चंदा उसे कभी नहीं दे पाएगी। राजवीर जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था, उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। चंदा को वहां देखकर वो हैरान रह गया। अभी कुछ वक्त पहले ही तो वो चंदा के कमरे से निकला था, जब राजवीर ने उसका पूरा प्लान बिगाड़ कर रख दिया था। वो चंदा की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ? चंदा ने अपना चेहरा झुकाकर पूछा, मैं अंदर आ जाऊं? राजवीर मुस्कुराया और बोला, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ आओ, इसे अपना ही कमरा समझो। उसकी बात सुनते हुए चंदा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसका वहां आना ज़रूरी था। वो अंदर आई और अपनी नज़रें झुकाकर बोली, आपने जिस फाइल के बारे में कहा था, प्लीज़ मुझे वो फाइल लौटा दीजिए। राजा साहब को उस फाइल की ज़रूरत है। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे वो फाइल दे दीजिए। राजा साहब ने कहा है कि उनके लिए वो फाइल बहुत मायने रखती है और आपने भी यही बात कही थी। अगर आपकी मुझसे कोई नाराज़गी है या फिर उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही राजवीर ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, तुमसे कैसी नाराज़गी? तुम्हारी तो आरजू है मुझे चंदा, वो आरजू जो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो। अगर तुम मेरी आरजू पूरी कर दो तो तुम्हारी ये ज़रूरत मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। हालांकि वो फाइल ज़रूरी तो मेरे लिए भी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर वो चाहे ये करोड़ों की संपत्ति हो, सिसोदिया महल हो या फिर सिसोदिया इंडस्ट्रीज, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी त्यागने को तैयार हूँ। बस एक बार अगर तुम मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर दो। यह कहते हुए उसने अपनी उंगलियां चंदा की गर्दन की तरफ सरकानी शुरू कर दी। चंदा जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन राजवीर भी कहाँ कम था। उसने चंदा की कमर पर हाथ रखा और उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। चंदा के हाथ राजवीर के सीने पर आ गए। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब आपको शोभा नहीं देता, आप इस राजमहल के बेटे हैं। राजवीर झट से बोला, लेकिन तुम्हारा तो दीवाना हूँ मैं। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हें वो फाइल चाहिए या नहीं। तुम मुझसे वो फाइल लेना चाहती हो, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। तो एक डील करते हैं, आज की रात तुम मेरे साथ बिताओ और बदले में मैं तुम्हें वो फाइल दे दूंगा। जाओ, जाकर कहो अपने राजा साहब से कि तुम वो फाइल कहीं रख कर भूल गई हो। तुम्हारे राजा साहब हैं, वो तुम्हारी इतनी सी गलती पर तुम्हें सज़ा तो नहीं देंगे ना। और रात को तुम मुझसे वो फाइल ले जाना, फिर सुबह होते ही अपने राजा साहब को दे देना। तुम्हारे राजा साहब भी खुश, तुम भी खुश और फिर मैं भी खुश। ये कहते हुए वो उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। चंदा ने तुरंत अपने कदम पीछे लिए। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तुमसे जो डील करनी थी वो मैंने तुम्हें बता दी। आज रात का वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें वो फाइल चाहिए तो चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तुम अपनी ये जवानी अपने पास रखो और मैं अपनी वो फाइल। ये कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बेहद गहरे हो गए थे। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ आया, खुद पर परफ्यूम लगा लिया और फिर रूम से बाहर चला गया, जबकि चंदा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ पल बाद उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर बाहर जाने की बजाय पूरे कमरे में नज़रें घुमाने लगी। वो खुद से ही बोली, अगर राजवीर के पास वो फाइल है तो ज़रूर उसने वो फाइल यहीं कहीं रखी होगी। इससे पहले कि राजवीर वापस आए मुझे वो फाइल ढूंढनी होगी। मैं राजवीर की बात बिल्कुल नहीं मान सकती। मुझ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे राजा साहब का हक है। अगर मेरे राजा साहब नहीं तो उनके अलावा कोई नहीं। बेशक से मैं मर जाऊंगी, लेकिन खुद पर किसी और की छुअन कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बोलते हुए वो अपना चेहरा नामे हिला रही थी। उसने जल्दी से राजवीर के कमरे के सारे कैबिनेट्स को खोलकर चेक करना शुरू किया, लेकिन उसे वो फाइल कहीं नहीं मिली। उसने साइड टेबल की भी सारी ड्रॉवर खोली और उसमें भी वो फाइल ढूंढी, पर उसे वहाँ पर लाल रंग की कोई फाइल नहीं मिल रही थी। गुस्से से अब उसका चेहरा लाल होने लगा था। तभी अचानक से उसकी नज़रें खिड़की की तरफ गई, जहाँ पर पर्दे थे और पर्दे हल्के हल्के लहरा रहे थे। वहाँ पर उसे कुछ लाल रंग का नज़र आ रहा था, लेकिन वो फाइल है या नहीं इस बात पर वो कन्फर्म नहीं थी।
जल्दी से वो खिड़की की तरफ गई और उसने पर्दे को साइड हटाया तो अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहाँ पर वही फाइल रखी थी जो कल राजवेंद्र ने धानी को संभालने के लिए दी थी और जिसे चंदा कब से ढूंढ रही थी। बेशक उसने पहले उस फाइल को नहीं देखा था, लेकिन लाल रंग की फाइल और ऊपर बंधा हुआ सफ़ेद धागा बता रहा था कि वो फाइल वही है। उसने तुरंत फाइल को अपने सीने से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि सच का साथ तो भगवान भी देता है और तुम जैसे घटिया लोगों को सबक भी बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। वैसे तो बहुत दिमाग चलाते हो ना तुम, लेकिन एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम। मिस्टर राजवीर सिसोदिया, बड़े आए मुझे मजबूर करने वाले। जब मेरे महादेव मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की फ़िक्र, वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे राजा साहब के लिए मेरा प्यार कितना सच्चा है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने एक बार फिर फाइल की तरफ देखा और उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। वो तुरंत तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र कब से चंदा का इंतजार कर रहा था। जब चंदा नहीं आई तो वो अपनी जीप से नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र चंदा पर गई जो भागती हुई वहां आ रही थी। उसके हाथ में वही फाइल थी जिसका इंतजार राजवेंद्र को कब से था। चंदा राजवेंद्र के पास आई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे यूं हाँफते हुए देख राजवेंद्र तुरंत बोला, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे भाग कर क्यों आ रही हो? आराम से भी तो आ सकती थी। चंदा बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोली, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है राजा साहब। आपने मुझसे फ़ाइल मंगवाई थी और ये रही आपकी फ़ाइल। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर उसने फ़ाइल जीप की सीट पर रखी और फिर तुरंत वहाँ से जाने लगी। राजवेंद्र उसे रोकते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ भी कंपनी में चल सकती हो। उसकी बात सुनकर चंदा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजा साहब? आप कहाँ महलों के राजा और मैं कहाँ महल की दासी। मैं आपके बराबर कहाँ बैठ सकती हूँ? आप जाइए, अपनी होने वाली अर्धांगिनी को अपने साथ ले जाइए। मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगी जहाँ मेरे साथ और भी दास दासियाँ होंगे। ये बोलकर वो तुरंत दूसरी तरफ चली गई और राजवेंद्र ने उसे जाते हुए देख एक गहरी सांस ली। बेशक वो लबों से कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त बहुत कुछ बयां कर रही थी और उसके दिल दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था, बस वो व्यक्त नहीं कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, बस 2 दिन और चंदा, बस 2 दिन और। आखिर क्या चल रहा है राजवेंद्र के दिमाग में? क्या राजवेंद्र सच में बदल गया है या फिर उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है? 2 दिन बाद क्या करने वाला है राजवेंद्र? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।